जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीति बीएस के जीवन 78 बुक के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था प्राचीन राजनीति के नाम, दंडनीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, राजनीति का विषय क्षेत्र, धर्म, अर्थ और नीति के बारे में। इसमें हम इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की मदद से पूरा कवर करेंगे और इसका 100% गारंटी देता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, अगर आप वो कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपका एग्जाम में मेन क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपका हर क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। आइए हम देखते हैं चैप्टर 2 में हम क्या क्या देखेंगे। इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है, राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ एवं नीति से क्या संबंध है, धर्म के बारे में जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे, नीति के बारे में जानेंगे। और इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राजनीति का विषय क्षेत्र, धर्म, अर्थ और नीति। इस चैप्टर से हम क्या समझ पाएंगे कि राजनीति का संबंध धर्म, अर्थ और नीति से किस प्रकार है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा धर्म, अर्थ और नीति का शाब्दिक अर्थ। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख है, क्या है। धर्म का अर्थ है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर रहे हैं। अर्थ अर्थ का शाब्दिक अर्थ है राजकीय व्यवस्था, किस प्रकार इसको हमने मेंटेन किया है। और नीति का अर्थ है नियम। जब इसको हम राजनीति के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसको हम देखते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर की मदद से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, राजनीति के विषय क्षेत्र में धर्म, अर्थ और नीति की महत्ता क्या है, इस विषय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे राजनीति के विषय क्षेत्र में धर्म, अर्थ और नीति की महत्ता क्या है। प्राचीन भारतीय राजनीति में प्रारंभिक काल से ही राजनीति की अवधारणा विद्यमान थी। तो जब हम प्राचीन काल से देखते हैं तो उसमें भी एक क्या थी, राजनीति की अवधारणा थी। हम राजनीति का उपयोग करते थे, उसके बारे में हमें प्रूफ भी मिलते हैं। केवल अवधारणा ही नहीं बल्कि सुव्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतों की भी रचना हुई। ऐसे सिद्धांत विशेष लक्ष्यों के साथ बनाए गए थे। कई राजनीतिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि अराजकता यानी मात्स्य न्याय से परिपक्व होकर समाज में धर्मयुक्त नीति युक्त आचरण सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण आवश्यक था। तो हम प्राचीन राजनीति में देखते हैं कि राजनीति से जुड़े सिद्धांतों की भी रचना हुई है। और वो ऐसी नहीं है कि ऐसी उनकी रचना कर दी, उसका एक सुसज्जित तरीके से रचना की गई, जो कि आज हम प्रेजेंट में वर्तमान में जो राजनीति है उसमें भी इसके नियमों का पालन कर रहे हैं। डॉक्टर पी.वी. काणे ने राज्य के उद्देश्य लक्ष्य पर विचार किया। उन्होंने बताया कि यूरोपीय राजनीतिक विद्वानों ने राज्य के विभिन्न उद्देश्य बताए, जिसमें प्लेटो अरस्तु का विचार था कि राज्य का लक्ष्य उत्तम जीवन प्रदान करना है। काणे के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सामर्थ्य का विकास, जीवन की उन्नति और संपूर्णता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो भी राजनीतिक विद्वान थे उनमें कुछ भारतीय थे, कुछ विदेशी थे। जो यूरोपीय राजनीतिक विद्वान थे उन्होंने अपने अपने उद्देश्य बताए हैं कि राज्य के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काणे के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सामर्थ्य का विकास था, जीवन की उन्नति और संपूर्णता। प्राचीन भारतीय ग्रंथ सीधे तौर पर राष्ट्र की सीमाओं का उल्लेख नहीं करते, परंतु राजनीतिक सिद्धांतों से पता चलता है कि प्राचीन संदर्भ में राज्य के उद्देश्य को समझने के लिए भारतीय जीवन दर्शन को समझना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम प्राचीन भारतीय ग्रंथ में देखते हैं कि राष्ट्रीय की जो हमारे देश की सीमा है उसका हम कहीं उल्लेख नहीं देखते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वाइड ऐसे था जो हमें सीमाओं में बटा हुआ नहीं था। परंतु इसमें क्या है कि इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीय जीवन दर्शन को समझना पड़ेगा। भारतीय दर्शन के पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो मानते हैं कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और धर्म, अर्थ एवं काम इस लक्ष्य तक पहुंचाने के जरिए हैं।
तो इसमें बताया गया है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष दिया गया है और उस पर पहुंचने का रास्ता क्या है, धर्म, अर्थ और काम। यदि राजधर्म या राजनीतिक व्यवहार सांसारिक, फिर भी वे मोक्ष पाने के साधन बनते हैं। राम रतन और रुचि त्यागी ने अपनी पुस्तक में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लक्ष्य के रूप में धर्म, नैतिक मूल्य है जो, अर्थ, आर्थिक समृद्धि, काम, भौतिक आनंद और मोक्ष, अनासक्त त्याग को बताया है। इसे स्पष्ट होता है कि राज्य का उद्देश्य सर्वांगीण कल्याण और प्रगति होना चाहिए, जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय राजनीति विचारकों ने राजतंत्र को धर्म से जोड़ा और इसे केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं बल्कि जल कल्याण का एक माध्यम माना। इस प्रकार यह इकाई राजनीति के तीन मुख्य आयाम धर्म, अर्थ और नीति की व्याख्या करती है, जो राज्य और समाज के विकास के सिद्धांत व व्यवहार को समझने के लिए सहायक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अलग अलग देश में, प्राचीन भारत में जो राजनीतिक विचारधारा है वो कैसे पनपी, इसका क्या पर्पस था, राज्य का क्या मतलब था, जो हमने यूनानी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से राजनीति का क्या मतलब था और भारतीय का क्या अर्थ था और राज्य का क्या अर्थ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ, नीति से किस प्रकार संबंध है, भारतीय राजनीतिक परंपरा में इनका योगदान क्या रहा है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो मेनली हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ और नीति से क्या संबंध है। तो इस चैप्टर में पूरे में यही एक मेनली क्वेश्चन है, जो अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाया गया है। तो इसको आप जब भी देखें तो आप सारे क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से वीडियो में देख लें और बाद में इसको एक बार रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से इसे याद हो जाएगा। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांत का उद्भव धर्म की अवधारणा से हुआ है। भारतीय सोच में धर्म एक व्यापक शब्द है। इस वजह से राजशास्त्र के विद्वानों ने राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया। धर्मशास्त्रों के ग्रंथों में राज्य का विवेचन राजशास्त्र के नाम से होता है, जिसमें राजा और प्रजा के पारस्परिक धर्म, राज्याभिषेक की विधि, यज्ञ, कर्म, पुरोहित नियुक्तियों, राजकुमारों के संस्कार आदि उल्लेख पाया जाता है। मतलब राजनीति में क्या है कि धर्म को साथ जोड़ के चला गया है, तो इसका नाम क्या दिया गया, राजशास्त्र के नाम से इसे जाना जाता है। इन धार्मिक ग्रंथों में केवल शासन और राजा के कर्तव्यों का वर्णन नहीं बल्कि मंत्री, सेनापति, दूत, न्यायाधीश, कर्मचारी और सैनिकों के कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ थे उसमें जो राजा के कर्तव्य नहीं बल्कि जो हमने सारे कर्तव्य बताए हैं वो भी थे। कर्तव्य और धर्म समानार्थ शब्द हैं, इसलिए राज्य की समस्त अवधारणा धर्म से प्रेरित थी। प्राचीन भारत में नैतिकता की प्रधानता के कारण राजशास्त्र को नीति शास्त्र कहा गया। तो जो इसमें क्या है कि कर्तव्य और धर्म समानार्थ शब्द है, इसलिए राज्य की समस्त अवधारणा थी जो धर्म से प्रेरित थी। तो प्राचीन भारत में क्या हुआ, नैतिकता की प्रधानता के कारण इसमें राजशास्त्र को क्या बोल दिया गया, जिसे नैतिकता की प्रधानता थी इसलिए इसे नीति शास्त्र बोल दिया गया। आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय मनीषियों ने एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की, जहां राजनीति केवल शासन की मशीनरी नहीं बल्कि धर्म का सम्मिलित केंद्र था। राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से समाज में आचार व्यवहार एवं नियमों का पालन होता था, इसलिए प्राचीन विचारकों ने धर्म, अर्थ और नीति को राजनीति के अभिन्न अंग माना। तो इसमें देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी, पूरा राजनीतिक जो ढांचा था, उसके माध्यम से समाज में जो आचार व्यवहार नियम, जो भी कानून थे, वो सब किस लिए जुड़े थे, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड थे, धर्म के साथ, अर्थ के साथ और नीति के साथ। क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ नियमों का भी पालन किया गया, तो उसमें नीति आ गई किसके अनुसार, धर्म के साथ, इसलिए उन नियमों का धर्म के अनुसार पालन किया गया। जो व्यवस्था थी, आर्थिक अर्थ था, उसमें आपस में इंटरकनेक्टेड है। डॉक्टर खाणे के अनुसार प्राचीन भारत में राज्य का उद्देश्य ऐसे वातावरण बनाना था जहां सभी शांति, सुख, स्वेच्छा से व्यवसाय करें, परंपराओं का पालन कर सकें, अपनी आजीविका सुरक्षित रख सकें और समुचित उपभोग कर सकें। राजा वह माध्यम था जिसे प्रजा को खुश, सुरक्षित और नियंत्रित रखा जा सकता है। तो डॉक्टर खाणे के अनुसार एक राज्य मतलब कैसा होना चाहिए वो बताया है। भारतीय मनीषियों ने मोक्ष को राज्य के अंतिम लक्ष्य के रूप में देखा। कौटिल्य के अनुसार राजा का दायित्व था कि प्रजा अपने सब धर्म से न भटके, प्रशासन के नियमों का पालन हो, वर्णाश्रम धर्म का अनुकरण हो और नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाए। इस प्रकार राजा न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुखी रहता है। कामदकीय नीतिनुसार
कि एवं शुक्र नीति भी राज्य के कल्याणकारी संचालन को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। तो कामक्य का क्या था, नीति सार एवं शुक्र नीति था, उसके अनुसार ये क्या मानते हैं, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। वे कहते हैं कि राजा न्याय के नियमों का पालन करता हुआ धर्म अर्थ और काम को साधता है, इसलिए यह तंत्र धर्म अर्थ और नीति पर आधारित माना जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखेंगे कि राजनीति और धर्म का गहरा संबंध प्राचीन भारत में था, जहां राज्य का लक्ष्य केवल सत्ता नहीं बल्कि जन कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति था। तो प्राचीन भारत में जो राजनीति थी, व्यवस्था थी, उसमें धर्म और नीति और अर्थ का क्या महत्व था वो हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र में धर्म की व्याख्या और इसके महत्व को स्पष्ट रूप से समझाइए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो राजनीतिक शास्त्र है में धर्म की व्याख्या देखेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। प्राचीन भारत की राजनीतिक में नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए राजशास्त्र को नीति शास्त्र भी कहा जाता है। तो मतलब प्राचीन जो भारत था उसमें नैतिकता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो राजनीतिक शास्त्र है, राजशास्त्र है, उसको क्या बोल दिया गया, उसमें नैतिकता थी इसलिए उसको नीति शास्त्र बोल दिया गया। धर्म की रक्षा राज्य का प्रधान दायित्व माना गया, मतलब धर्म की रक्षा सर्वोपरि जो प्रायोरिटी थी उसको दिया गया। धर्म और राजनीति की अवधारणा गहरे रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, स्मृतियां, महाभारत, रामायण, पुराण आदि न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक विचारों को समझने में भी उनकी अत्यधिक भूमिका है। राजनीतिक शास्त्र को राजधर्म कहा गया है, अर्थात यह राज के धर्म से एक गहरा संबंध रखता है। भारतीय विचारकों ने राजनीति को धर्म से जोड़ा। धर्म शब्द का अर्थ सामाजिक कर्तव्य, नैतिकता, न्याय व्यवस्था से भी है। राजा का प्रमुख कर्तव्य सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित करना, लोगों को सद्भाव और प्रसन्न बनाए रखना, इसलिए राजा का धर्म पूरी तरह से कर्तव्य पालन माना जाता है। इसलिए सभी धर्मों का मूल कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म को सभी धर्मों का प्रमुख स्थान दिया गया है। राजा को अपने काल का निर्माता कहा गया है, जो सही शासन कर देश को स्वर्ण काल या कष्ट काल बना सकता है। डॉक्टर पी.वी. काणे के अनुसार राजधर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें सामाजिक आचार व्यवहार तथा सार्वजनिक हित शामिल है। अरस्तु की पॉलिटिक्स में भी अच्छे शासक और नागरिक बनने की जिम्मेदारी शासक की मानी गई है। तो मतलब इसमें मेनली हम देखते हैं सभी में जो मतलब रचना की है, जो उनके अपने अपने नियम है, उसमें सभी ने बताया है जैसे प्राचीन काल से ही। तो जो भी राजा होता है उसको क्या करना पड़ता है, अपनी जनता है उसको भलाई के लिए, धर्म पालन करवाने के लिए मेनली प्रथम जो नियम बना है कि अपने धर्म का पालन करें, बाद में सारी चीजें सेकेंडरी हैं। राज्य और धर्म का संबंध इस उद्देश्य था कि शासक के आचार व्यवहार को सामाजिक नियमों और नैतिकता के अनुरूप स्थापित किया जा सके। राजा को निरंकुशता से बचाते हुए उसे कर्तव्य पालन भाव रखना आवश्यक बताया गया, इसलिए कौटिल्य ने राजा को राजर्षि कहा है और उसके कर्तव्य का विस्तृत विवरण राजश्री वृत्तम के अंतर्गत दिया गया है। इस व्यवस्था में राजा के लिए सर्वोच्च उद्देश्य कर्तव्य पालन और नैतिक शासन स्थापित करना था, जिसमें एक धर्म आधारित राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है। तो इसमें कौटिल्य ने अपनी रचना में बताया कि कैसे एक राजा को अपना धर्म का पालन करना चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीति के धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें राजा मात्र सत्ता का स्वामी नहीं बल्कि सामाजिक नैतिकता जिम्मेदारियों का पालन करने वाला एक संरक्षण करता था। यह उत्तर मतलब देखते हैं जो हम पूरी तरह इसमें समाहित है। राजनीतिक शास्त्र, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र में अर्थ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में समझाइए। तो राजनीति शास्त्र में अर्थ का मतलब देखते हैं। राजनीति शास्त्र में अर्थ का शब्द का व्यापक अर्थ है राज्य की व्यवस्था। इस शब्द से संबंधित ग्रंथ को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र किसे कहा गया, जो मतलब राज्य की व्यवस्था से संबंधित है राजनीति शास्त्र में, उसको क्या बोल दिया गया, अर्थशास्त्र, जो अर्थ से रिलेटेड हो। आमतौर पर अर्थ का मतलब होता है धन या आर्थिक संसाधन समझा जाता है।
पर प्राचीन राजनीतिक संदर्भ में इसका मतलब इससे कहीं अधिक व्यापक था। यह न केवल धन संबंधित है बल्कि प्रशासन, न्याय, नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों समेत अनेक विषय को समेटता है। जैसे महाभाष्य में कहा गया है कि जहाँ गायें और फसलें प्रचुर मात्रा में हो वह राज्य अर्थवान कहा जाता है। मतलब प्राचीन समय में धनी कौन था, विकसित कौन था, पैसे वाला कौन था? जिसके पास गायें थी, फसल हो, वो पैसे वाला था। कौटिल्य ने अर्थ की परिभाषा देते हुए कहा कि मनुष्य की आजीविका का संचालन ही अर्थ है, और ऐसा प्रदेश जिसमें मनुष्य रह सके वहाँ भूमि अर्थ कहलाती थी। अर्थशास्त्र वह विद्या है जो भूमि के लाभ और पालन के उपाय बताती है। केटी शाह ने इसे सामाजिक विज्ञान बताया है, जो व्यक्ति के खुद के हित को हटाकर समाज के दैनिक जीवन और सहयोग से जुड़ा होता है। अर्थशास्त्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है शासक को अपने राज्य की रक्षा करना, और दूसरा राज्य का विस्तार और विकास करना। तो अर्थशास्त्र का दो मुख्य उद्देश्य है। पहले जो राजा होता है उसका पहला टारगेट क्या होता है कि उसका राज्य है वो सुरक्षित रहे। दूसरा उसका क्या है कि उसका राज्य का विस्तार हो और उसका विकास हो। ये दोनों ही विषय राज्य व्यवस्था के आंतरिक और बाह्य पक्षों से जुड़े हैं। राजकीय व्यवहार में आप धर्म अर्थात आपातकालीन कठिन परिस्थितियों में सामान्य नैतिकता से हटकर की जाने वाली नीतियां भी आवश्यक मानी गई हैं। मतलब आपातकालीन जो अभी हमारे आज़ाद भारत के बाद भी लगाया गया, वो प्राचीन काल में भी इसको अवश्य माना गया था कि जब जरूरत पड़े तो इसको लगा सकते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप कौटिल्य ने कहा कि राजा को बाहर से सौम्य होना चाहिए और आंतरिक रूप से रणनीतिक चतुराई से अपनानी चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र में अर्थ शब्द का अर्थ केवल धन ही नहीं बल्कि राज्य की समृद्धि, सुरक्षा, प्रशासनिक, आर्थिक नीतियों का संपूर्ण अध्ययन है। तो इसमें देख लिया अर्थ का, देख लिया हमने, धर्म का देख लिया। अब देखेंगे हम राजनीतिक शास्त्र में नीति का मतलब क्या होता है और इसका राजनीति में क्या महत्व है। नीति शास्त्र वह विषय है जो नीति से जुड़ा होता है। नीति का सामान्य मतलब है नियम, योजनाएं जिन्हें लागू किया जाना है। महाभारत में कहा गया है कि नीति वह रास्ता है जिसके जरिए लोग सही मार्ग पर चलते हैं और भ्रष्टाचार से बचते हैं। नीति का अर्थ उन नियमों और नीतियों से भी है जो समाज तथा राज्य के अनुचित मार्ग से रोकती है और प्रजा के हित में होती है। राजनीतिक शास्त्र में नीति का अर्थ केवल शासन प्रशासन के नियम से नहीं बल्कि यह दंड नीति से भी जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से समाज में अनुशासन और न्याय व्यवस्था कायम की जाती है। नीति के तहत ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार से अपराध या अनुचित कृत्यों को रोके और समाज की भलाई करे। प्राचीन ग्रंथों में नीति को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि इसे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के साथ जोड़ा गया। बिना राज्य और नीति के समाज में यह लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। नीति शास्त्र उन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो शासन और प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार नीति का राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह शासन को सही दिशा देती है, समाज को अनुशासित रखती है और न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। नीति के बिना किसी भी राज्य या समाज का सही संचालन संभव नहीं है। इसलिए राजनीति शास्त्र में नीति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह शास्त्र न केवल शासन के नियमों का अध्ययन करता है बल्कि समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने वाले सिद्धांत का भी अध्ययन करता है, जिससे शासन और प्रजा के मध्य संतुलन बना रहता है। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है इन 5 क्वेश्चन आंसर की मदद से। इस चैप्टर में मैं श्योरिटी देता हूँ कि इन 5 क्वेश्चन आंसर की से बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसे ध्यान से देख लें, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लें, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।